जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इससे पहले वाले क्लास में टेंस का क्लास चल रहा है। तो इससे पहले वाले क्लास में टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं और किस टेंस को कैसे हिंदी में पहचाना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। और वर्तमान काल के, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, हमने पहले टेंस को 3 भाग में बांटा: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 तरीके में बांटे हमने। ये तीनों भेद के 4-4 अलग से भी फॉर्म है। तो जब तक हम इन 12 फॉर्मों को अच्छी तरीके से समझ नहीं लेते, हमारा टेंस अधूरा है। इसलिए हम एक एक को अच्छी तरीके से समझेंगे, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। तो अभी हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो इस टेबल में हमने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है। ता है, ती है, ते है होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आदत, नियमित या स्वाभाविक कार्य को बताने के लिए किया जाता है। कुछ हमारे हैबिट होते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ आपने सुना होगा ना, सार्वभौमिक सत्य। दूध सफेद होता है, ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल भी दूध सफेद था, आज भी दूध सफेद है और कल भी दूध सफेद रहेगा। स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पूरब दिशा में उगते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबते हैं, यह सार्वभौमिक सत्य है। तो जब भी किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। जब भी मुझे कोई अपनी आदत बतानी होगी, रूटीन बतानी होगी, आई गो टू बेड एट 10 PM, मैं बिस्तर पर रात के 10 बजे जाता हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिस्तर पर रात के 10 बजे जाता हूं, तो मैं अपना रूटीन बता रहा हूं कि मैं लगभग 10 बजे डेली सो जाता हूं। ये रूटीन हुआ। अगर सिर्फ एक दिन की बात है तो मैं रात के 10 बजे बिस्तर पर गया था, मैं रात के 10 बजे बिस्तर पर जा रहा हूं, मैं रात के 10 बजे बिस्तर पर जाऊंगा, ये अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं कि मैं रात के 10 बजे डिनर करता हूं, ये मेरे किसी आदत को बता रहा है, ये स्वाभाविक कार्य को बता रहा है। ये इसका रूल क्या हुआ? अच्छा देखिए, अभी से हम ऐसा करेंगे, सेंटेंस पैटर्न को, अभी हालांकि हम सेंटेंस कितने तरह के होते हैं हम बताए नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस मान लीजिए, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस होता ही है, जैसे राम जाता है, ये पॉजिटिव हो गया। एक निगेटिव सेंटेंस हो गया, राम नहीं जाता है ना। सेंटेंस को एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, एक निगेटिव सेंटेंस हो गया, राम नहीं जाता है। और एक इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, राम क्यों जाता है, राम कहां जाता है, राम कैसे जाता है, राम कब जाता है, प्रश्न पूछते हैं ना। तो अब से हम क्या करेंगे, ये जितने टेंस हैं एक एक करके इन टेंस को जब हम समझेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव का क्या रूल होगा, फिर निगेटिव का क्या रूल होगा, फिर इंटरोगेटिव का क्या रूल होगा, ये अब साथ साथ में सीखते चलेंगे। ठीक है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर का क्या है कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, एस उसमें लगेगा रूल के अनुसार, ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद से अदर वर्ड होंगे। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। आपको हमेशा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। जितने लोग भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाउट रख रहे हैं, वो पुनः पीछे से जाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लें। नितांत आवश्यक है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, मतलब जो वाक्य में जिस पर वाक्य चलता है, जिसके कार्य के बारे में वाक्य बता रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया।
और जिसके लिए ये सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, वो वर्ब होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर होना है, और अगर उसका कुछ प्रभाव पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद बाकी कुछ अगर शब्द होने होते हैं तो होंगे। तो इसलिए ये हमारा रूल है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ये फॉर्म में रहेंगे। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी तो वर्ब का पहला रूप लगेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रमेश सुबह 5 बजे उठ जाता है। जैसे हम आपको ये कहते हैं कि रमेश सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये इससे एक आदत का बोध होता है कि रमेश डेली लगभग 5 बजे उठ जाते हैं। ये आदत की बोध हो रही है, ये एक नियमित का बोध हो रहा है, ये एक स्वाभाविक कार्य का बोध हो रहा है। तो रमेश सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों है, क्योंकि ता है लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी को भी बिना रेस्पेक्ट का नहीं बुला सकता, और हिंदी में जब भी रेस्पेक्ट देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, ता है का ते है हो जाता है। रमेश 5 बजे उठ जाता है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन जब मैं किसी को रेस्पेक्ट करूंगा तो रमेश सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो जब प्लूरल हो गया वो, हिंदी में जब भी आप एक वचन क्रिया को बहुवचन क्रिया बना दीजिए तो वो क्या हो, सम्मानजनक सेंटेंस हो जाता है। तो रमेश सुबह 5 बजे उठ जाता है, एक कॉमन सेंटेंस हुआ, और रमेश सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ये एक रिस्पेक्टेबल सेंटेंस हो गया। इन ऑल कंडीशन, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, वर्ब क्या है, उठना, उठ जाते हैं ना, उठ जाता है, तो इसलिए ये वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड जो है वो 5 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, कि उसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, समय का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए वहां पर रमेश सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। रमेश गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा भी इसका सेंटेंस बन सकता है। आपको पता है कि मॉर्निंग के लिए एम वर्ड यूज, एम एक कैपिटल में ए और कैपिटल में एम वर्ड यूज किया जाता है, एब्रिविएशन फॉर्म भी यूज किया जाता है। रात के 12:01 से ले लीजिए, रात के 12 बजे से लेकर के दिन के लगभग 11:59 तक, रात के 12 बजे से लेके दिन के 11:59 तक एएम होता है, और दिन के 12 बजे से लेके रात के 11:59 तक पीएम लिखा जाता है। तो अगर आप यहां पर रमेश गेट्स अप एट 5 AM लिख दीजिए, ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। रमेश गेट्स अप एट 5 AM, उसका वही मीनिंग हुआ जो 5 o'clock इन द मॉर्निंग का मीनिंग हुआ। सो एक सेंटेंस को आप कई तरीके से भी बना सकते हैं। वह दिन भर मूवी देखता है, कितना बदमाश लड़का है ये। आदत के बारे में बात हो रही है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता, वो दिन भर मूवी देखता है, पिक्चर देखता है। ही वॉचेस द मूवी ऑल डेज, ही वॉचेस द मूवी ऑल डे, दिन भर वो पिक्चर देखता है। यहां पर क्या हुआ, आपने देखा होगा वर्ब का पहला रूप में एस और ईएस। जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे थे, एक वचन और बहुवचन की बात कर रहे थे, तो जब एक वचन के किसी नाउन में एस या ईएस लगा देंगे तो वो बहुवचन हो जाता है। वर्ब का हिसाब ऐसा है कि वर्ब ऑलरेडी बहुवचन में होता है, उसको एक वचन में करने के लिए एस या ईएस लगाना पड़ता है। सो कंफ्यूजन नहीं होना है, नाउन या प्रोनाउन में एस या ईएस लगाने से वो बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर से प्लूरल एस और ईएस लगा करके होते हैं रूल के अनुसार। और वर्ब का क्या होता है, वर्ब ऑलरेडी अगर रीड है तो रीड अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो यहां पर रमेश गेट्स लिखा हुआ है, गेट नहीं है, गेट्स। यहां पर ही वॉचेज लिखा हुआ है, वॉच नहीं है, क्योंकि
इनको ही सिंगुलर है तो इस सेंटेंस की वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। रमेश सिंगुलर है तो इनको भी यहाँ पर सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वे मुझे पसंद करते हैं, दे लाइक मी। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, दे जो है ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए लाइक जो है एज इट इज आ गया। अगर ये सिंगुलर, अगर ही शी इट होते तो ये लाइक में लाइक्स हो जाता। कहने का मतलब ही सी इट, ही शी इट, चाहे किसी का नाम, चार चीज हो गया, ही शी इट और नेम ऑफ एनी पर्सन। ये अगर चार चीजें हैं तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाने पड़ेंगे। किसमें एस लगता है और किसमें ईएस लगता है उसका हम रूल अभी इसके बाद फिर से पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूं, ये भी आदत है। आई गो टू कॉलेज, स्कूल है ना, आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अकेले नहीं जाता हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाता हूं। ये मेरा रूटीन है, ये मेरा आदत है, मेरी हैबिट है, और इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाया गया है। वह कार चलाना जानता है, ये क्या है, ये स्वाभाविक कार्य है। ही नोज हाउ टू ड्राइव, सो ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार। यहां पर क्या है, ही नोज टू ड्राइव द कार, ये सेंटेंस बनता है। ही नोज टू ड्राइव द कार, ठीक है चलेगा, बट ये इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश में और भी चीजें हमें देखनी है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार चलें तो ही नोज टू ड्राइव द कार, ये सही चलेगा, लेकिन इंग्लिश में इसके अलावे और भी रूल होते हैं, और इसलिए यहां पर हाउ टू ड्राइव लगाना है। ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार। जब भी ऐसी किसी चीज के नाम आएगा, ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू कुक, सो ऐसे जगहों पे आप हाउ टू यूज करते हैं। अब जो सस्पेंस हमने यहाँ पर छोड़ रखा था कि एस किसमें एस और ईएस किसमें लगता है, तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एक वचन हो तो वर्ब के पहले रूप में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ईएस का प्रयोग एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ से खत्म होने वाली क्रिया के अंत में करते हैं। याद कर लीजिए, एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, सिर्फ 5 ऐसे लेटर हैं, एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ। अगर ये 5 ऐसे लेटर हैं जिनसे अगर वो सेंटेंस, जिससे अगर वो वर्ब खत्म समाप्त होता है, वर्ब के लास्ट में इनमें से 5 में से कोई भी एक है तो उसमें ई एस लगेगा। उसको सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगाना है, बाकी सब में एस लगेगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता के साथ सिर्फ क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करते हैं बिना एस या ईएस के। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पॉजिटिव फॉर्म हुआ। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट है और यहां पर देखिए क्या चेंज हो रहा है, यहां पर सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का पहला रूप था। जब निगेटिव होगा तो यहां पर अलग से रूल फॉर्म हो रहा है, वर्ब का पहला रूप यहां पर आ जाएगा, उससे पहले नॉट आ जाएगा और उससे पहले डू या डज आ जाएगा। अगर वर्ब में पहले एस लगा हुआ था तो यहां पर डज आ जाएगा, वर्ब में एस नहीं लगा हुआ था तो डू आ जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, हमें नेगेटिव सेंटेंस शो करना है, तो वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो जब नहीं बोलता है तो ही डजंट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, इसमें लिखा है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ये फुल फॉर्म में समझने के लिए अच्छा है। जब हम इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो हम बाद में बताएंगे आपको कि ये डजंट हो जाता है, कैसे हो जाता है उसका रूल हम बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश 100% करेक्ट है।
एक इंग्लिश को बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो दूसरा तरीका तीसरा तरीका भी होगा, बट ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश इज 100% ग्रामेटिकली करेक्ट। आप मुझे फोन नहीं करते हो, आप मुझे फोन नहीं करते हैं। यू डोंट कॉल मी, तो इसमें क्या हो रहा है, डू नॉट लग रहा है, क्योंकि डज किस में लगेगा, ही शी इट एनी नेम, ही शी इट एनी नेम, सिर्फ यही चार जो होंगे इनके साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा निगेटिव सेंटेंस में। वे मेरी टीम में नहीं खेलते हैं, यहाँ भी प्लूरल है, ही शी इट यहाँ पर नहीं है। दे डू नॉट प्ले इन माई टीम। राम रोज सुबह टहलता है, टहलते हैं जो भी कह लीजिए। राम वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस गलत हो गया है, राम रोज सुबह नहीं टहलता है, इसमें नहीं मिस हो गया, राम रोज सुबह नहीं टहलता है। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, राम डज नॉट वॉक डेली इन द मॉर्निंग। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होगा, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा। ये रहा निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद से प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंग्लिश में प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपली जो आपके एक्जुलरीज वर्ब हैं उनको सेंटेंस से पहले रख दीजिए, और उसके लगभग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर होता है यस और नो में। इज योर नेम रमेश, आपका आंसर होगा यस और नो में। तो जितने भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन हैं जिनका आंसर यस और नो में होता है, अभी हम उनका ट्रांसलेशन देखेंगे, हम उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, डू और डज। अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चल रहे हैं, तो डू और डज जो आपका आता था इन नेगेटिव में, उस डू और डज को सेंटेंस के शुरू में कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछना है ना। तो प्रश्न पूछने के लिए डू और डज को सेंटेंस के शुरू में कीजिए, फिर सब्जेक्ट कीजिए, अगर नॉट है तो डालिए, नहीं है तो नॉट डालिए, वर्ब डालिए, बाकी सब अदर वर्ड्स हो गए। जैसे क्या आप इस बारे में सोचते हैं, डू यू थिंक अबाउट इट। इसमें क्या हो गया, शुरू के वाक्य के शुरू में डू आ गया है, डू यू थिंक अबाउट इट, और आंसर क्या होगा, यस आई थिंक, नो आई डोंट थिंक। सो इसलिए इसका आंसर सिर्फ या तो यस होगा नहीं तो नो होगा। क्या वह रोज घर पर पढ़ता है, पढ़ता है, हाँ, पढ़ता नहीं है, नहीं, तो हाँ और ना में इसका आंसर होगा। क्या आप उसे आज तक फोन नहीं करते हो, क्या आप उसे आजकल फोन नहीं करते हो, अगर करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो ना। ऐसे क्वेश्चन क्या हो रहा है, हाँ और ना में इनके जवाब मिल रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सिंपली डू या डज सेंटेंस से पहले रख देंगे और बाकी सेम रूल फॉलो करेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो क्या आप उसे आजकल फोन नहीं करते हैं, डू यू नॉट कॉल हिम नाउअडेज। हाँ, और चूंकि क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इससे पहले आपने जितना भी सेंटेंस देखा था ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें फुल, ये देखो फुल स्टॉप है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है। लेकिन जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सेंटेंस जो है वो एंड होगा नोट ऑफ क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से ही आपका क्वेश्चन, आपका ये सेंटेंस एंड होगा। इसके बाद से दूसरा तरीका प्रश्न बनाने का क्या है, याद कीजिए, प्रोनाउन में इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हुज, होम, ये सब आपने क्या किया, ये सब डाल करके हम प्रश्न पूछते हैं। तो जब ऐसे WH करके कुछ वर्ड आते हों, WH वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, होम, उसको शुरू हो रहा है W और H से ना,
देखिए व्हाट में WH है, वेयर से WH से शुरू है, वाई से WH से शुरू है, व्हेन में WH से शुरू है, हु से WH है। सो इन लोगों को इसीलिए WH वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्क, अब इसमें क्या करना है, कोई अलग से कुछ रूल नहीं सीखना है, आपने इससे पहले का इतना सीख चुके हैं। सेंटेंस के शुरू में डू, डज, सब्जेक्ट लगाने, ये सब लगाना है। आप देखिए आप यहाँ पर ये फॉर्म रूल सीख चुके हैं। इसी रूल में सेंटेंस के शुरू में आपको वो WH वर्ड लगा देना है। ये रिक्वायरमेंट के अनुसार व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु वर्ड लगा देना है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, डू यू लिव ये अलग सेंटेंस हो गया, और इसमें वेयर डाल दिए तो आप कहाँ रहते हैं। अब इसका आंसर यस और नो में नहीं है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, हाँ, कहाँ रहते हैं ना, ये कोई आंसर नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं, पटना रहते हैं। कहाँ नहीं रहते हैं, पटना छोड़ के बाकी जगहों पे नहीं रहते हैं। सीधी सीधी सी बात है। तो इसलिए ऐसे जब WH जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर यस और नो में नहीं होंगे, उनके आंसर जो होंगे डिस्क्रिप्टिव होंगे। वह आजकल क्या कर रहा है, करता है। व्हाट डज ही डू नाउअडेज, राकेश गांव क्यों नहीं जाते हैं। व्हाई डज राकेश नॉट गो टू विलेज, आप घर पर कब पढ़ते हैं। व्हेन डू यू स्टडी एट होम, अब इसका हाँ और ना में आंसर नहीं होता है, इसका आपको टाइमिंग बताना पड़ेगा, और इसीलिए इसको WH वर्ड कहते हैं। तो इस तरीके से इस लेसन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है, इंटरोगेटिव में यस और नो को आंसर वाले क्वेश्चन का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये 6 प्रकार के बातें हमने सीखी, और इनसे रिलेटेड हमने उसमें एग्जाम्पल भी देखे। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नई चीजें कभी भी एक बार 2 बार में नहीं समझ में आती, नई चीजें, और जो चीज आपको मुश्किल लग रही है उसको तो 10 बार 15 बार समझिए। आसान लग रही हो तो 1 बार 2 बार में हो जाएगा, अगर मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो उसको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार तब तक उसको देखते रहिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता। और हाँ, अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और नहीं तो लोगों को पता है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपने कमेंट डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।